नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं माइंड योर बिजनेस। और माइंड योर बिजनेस में आज हम फिर एक नई चर्चा, एक अनोखी चर्चा, क्योंकि ये भी चर्चा उस सिलसिले से बाहर है जो मैंने वादा आपसे किया था कि सिलसिले के साथ चलाऊंगा। लेकिन आज फिर एक सवाल खड़ा हो गया है। सवाल क्यों खड़ा हो गया है? सवाल ये है कि क्या आपको इस वक्त सोना खरीदना चाहिए? तो सोना क्यों खरीदना चाहिए, सोना इस वक्त क्यों खरीदना चाहिए, और मैं आज ये सवाल क्यों उठा रहा हूँ, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आपके पास सिर्फ एक दिन का मौका है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर वहाँ आप पैसा लगाएंगे तो उसके लिए आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। 2 दिन का वक्त है आपके सामने, उसमें आपको फैसला करना है। एक दिन फैसला करेंगे, दूसरा दिन बचेगा जिसके दिन आप पैसा अगर सही समझेंगे तो लगा पाएंगे। इसलिए मुझे अपना रूटीन रोककर फिर यहाँ पर आपको ये बात बतानी पड़ रही है। और सोने का जिक्र करने की एक वजह और है, जो जिस तरह की अनिश्चितता फैली हुई है बाहर बाज़ार में और माहौल में, उसमें ऐसे माहौल में आमतौर पर सोने का भाव तेज़ होता है। और ऐसे वक्त के लिए कहा जाता है, सोने को कहा जाता है करेंसी ऑफ क्राइसिस, यानी संकट के समय मुद्रा का काम देता है सोना। तो क्या हमें इस वक्त सोना खरीदना चाहिए? क्या इस वक्त आपको सोना खरीदना चाहिए? और अगर खरीदना चाहिए तो कैसा सोना खरीदना चाहिए, कहाँ से खरीदना चाहिए, इस पर हम करेंगे आज बात। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश। याद कीजिए 1ALOKJOSHI ऑल कैपिटल, 1 आलोक जोशी। ये नोट कर लीजिए। यूट्यूब पर ये मेरा चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर लें और मुझसे जुड़े रहें। आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर इसी रास्ते से मुझ तक पहुंच सकते हैं। 1 आलोक जोशी आपको लिखना है और आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इन सब पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। alokjoshi.in मेरी वेबसाइट है, आप वहां भी आकर नज़र डाल सकते हैं। और इस वीडियो का लिंक यकीनन अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें, अगर उनको भी ज़रूरत हो, अगर वो भी सोने में दिलचस्पी रखते हैं तो ये यकीनन उनके काम की बात है। मैं इतना आपको भरोसा दिलाता हूँ। बात उन्हें पसंद आएगी तो वो भी यहाँ आएंगे, जुड़ेंगे, मुझे अच्छा लगेगा, मैं आपका आभारी रहूँगा। माइंड योर बिजनेस एक स्पेशल सीरीज़ है जो मैं सिर्फ satyhindi.com के लिए बना रहा हूँ, ये आपको पता ही है। satyhindi.com पर इससे जुड़ी और जानकारी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारी लेकर मैं लगातार आपके साथ आता रहूँगा, और चीज़ों पे भी बात करूँगा। लेकिन ये माइंड योर बिजनेस ख़ास तौर पर आपके पैसे की बात है। वो पैसा जो कहता है आज तुम मुझे बचाओ, कल मैं तुम्हें बचाऊँगा। अब बात आगे बढ़ाते हैं। आज क्यों बात कर रहे हैं हम सोने की? सोना, जैसे मैंने आपको बताया कि सोने को कहा जाता है संकट की मुद्रा, क्राइसिस की करेंसी। जब कभी माहौल ख़राब हो जाता है, कहीं किसी संकट की बात होती है, युद्ध होता है, तो सोने का भाव तेज़ हो जाता है। और इसीलिए सोने को जोखिम के वक्त के लिए रखा जाता है। पुराने समय में जो बड़े लोग होते थे, जिनके पास पैसा होता, बड़े छोटे सभी, उनके लिए पैसा लेकर यहाँ से वहाँ जाना संभव नहीं होता था। संकट की स्थिति में अगर संपत्ति है तो बिकती नहीं थी, तो मुश्किल बहुत होती थी। सोना खरीदा, सोना साथ लेके जा सकते हैं, वो जहाँ दिखाइए उसका दाम मिल जाता है। सोना पोटली में बांधकर हंडिया में रख के ज़मीन में गाड़ दिया जाता था। सोने की एक बड़ी खासियत है कि वो ख़राब नहीं होता है, वो वर्षों ज़मीन में दबा रह सकता है, और उसके बाद निकलता है तो वो वैसा ही निकलता है जैसा है। थोड़ी बहुत चमक फीकी पड़ सकती है, लेकिन जैसे दूसरी धातुएं ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं उनके साथ, और वो वक्त के साथ ख़राब हो जाती हैं, काफ़ी मात्रा में ख़राब हो जाती हैं। सोना ख़राब नहीं होता है। सोने की सबसे बड़ी गुणवत्ता ये है, सोने का गुण ये है। और इसीलिए सोने को सोना खरा सोना कहा जाता है। किसी भी चीज़ को, अच्छी चीज़ को खरा सोना बोला जाता है। लेकिन यहाँ बात हो रही है इन्वेस्टमेंट की। अब आपने सोना खरीदने का तरीका, अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, एक है कि आपके घर में आपकी पत्नी को, आपकी बेटी को, आपकी माँ को, आपकी गर्लफ्रेंड को, किसी को सोने के जेवर पहनना पसंद है, तो अगर शौक़ के लिए वो सोना खरीदा जा रहा है। और पुराने समय में ये 2 in 1 होता था कि सोने का गहना खरीदा गया है, पहना जाता है, और अगर कोई मुसीबत आ गई, कोई अनहोनी हो गई, भगवान ना करे ऐसा हो गया,
तो ये सोना इस काम भी आ सकता है कि इसको हम ज़मींदार के पास, साहूकार के पास गिरवी रख देंगे या जाकर बेच देंगे और इसका इस्तेमाल कर लेंगे उससे मिलने वाले पैसे का। इसलिए सोना इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होता था। सोने का मैंने अभी कुछ देर पहले हिस्टोरिक चार्ट देखा तो मैंने पाया कि सोने में बहुत अच्छा लंबा चौड़ा रिटर्न मिलता है। ऐसा नहीं है कि सोने में कोई ख़राब। और पिछले दिनों का हाल अगर आप देखेंगे, पिछले कुछ समय का, तो सोना काफ़ी अच्छा रिटर्न दे के गया है। अभी हाल में अपनी नई ऊंचाई छुई उसने 2-3 महीने पहले। इस समय फिर गिरा हुआ है। हालांकि ऐसा लग रहा था कि इस परिस्थिति में सोने को गिरा हुआ क्यों होना चाहिए, लेकिन वो गिरा हुआ है। लेकिन मैंने देखा कि पीछे काफ़ी सोना, आप समझिए, मैंने जो रेट देखा 1964 का देखा तो 52 रुपये का 100 ग्राम, 52 रुपये का 100 ग्राम सोना मिलता था। आज 45,000 रुपये का दाम अभी पीक छू के आया है, थोड़ा नीचे है उससे। लेकिन 52 रुपये से 45,000 रुपये तक का सफ़र इसने 1964 से 2019 के अंत तक कर लिया। ये हुआ सोने का सफ़र। लेकिन ये ध्यान रखिए कि 1964 में लोगों के पास पैसा लगाने के लिए सोना, चांदी, ज़मीन, जायदाद, इनके अलावा क्या था? वो और कहाँ पैसा लगा सकते थे? स्टॉक मार्केट था, लेकिन स्टॉक मार्केट तक लोगों की पहुंच नहीं थी। बहुत कम लोग थे जो शेयर बाज़ार में पैसा लगाते रहे होंगे। आम आदमी के लिए, हमारे आपके जैसे लोग जो आजकल देश के किसी भी कोने में बैठकर एक कंप्यूटर लेके स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, ऐसा नहीं होता था। बैंकों का भी कोई ख़ास भरोसा नहीं था। बैंक थे, बड़े बड़े सेठों के बैंक थे पुराने, उनमें कब पैसा डूब जाएगा इसका ठिकाना नहीं था। तो आप साहूकार के पास जमा कर दें, उस पर ब्याज ले लें, वो साहूकार दे न दे ये हिसाब था। दूसरी तरफ आपके पास सोना था, तो लोग सोने में पैसा लगाते थे। परंपरा से सोना इन्वेस्टमेंट का बड़ा माध्यम रहा है आज भी। अब दूसरी जगह, अब मैं आपको कंपैरिजन दिखाता हूँ। ये जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स है, इसको भारत की अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है। पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है, लेकिन 40 साल इसने पूरे किए थे पिछले साल 2019 में। तब इन्होंने हिसाब बताया था और एक्सचेंज ने खुद ही निकाल के दिखाया, क्योंकि ये इंडेक्स बना बाद में है, लेकिन इसका बेस 1979 है, 1979 में 100 के बेस पर सेंसेक्स शुरू माना जाता है और वो पहुंच गया 40 साल में 100 से 39,000। और सोने का मैंने अभी आपको बताया 52 से 45,000। लेकिन इस 39,000 में इस बीच सेंसेक्स की कंपनियों ने जो डिविडेंड दिए हैं, अगर उनको भी जोड़ लेते हैं तो फिर ये रिटर्न आता है टोटल 100 पर 56,000। और ये जिसको कहते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट का हिसाब लगाएं तो ये होता है लगभग 17% से ऊपर, 17.1% का ये रिटर्न है। जबकि इसी, अब मैं 1964 की बात नहीं कर रहा हूँ, 1964 से 1979 तक भी सोने में काफ़ी तेज़ी आ चुकी थी। इसी 1979 से 2019 के बीच जब आप सोने का हिसाब लगाते हैं इसी पीरियड में, तो ये होता है लगभग 10% से थोड़ा सा कम ज़्यादा। तो सोने के मुकाबले 7% का एक्स्ट्रा रिटर्न, एनुअल रिटर्न स्टॉक मार्केट ने दिया है। किसी एक ख़ास बहुत तेज़ी से चलने वाले शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। ये रिटर्न 7% ज़्यादा है। और 7% ज़्यादा का क्या अर्थ है ये समझ लीजिए कि जब मैंने आपसे कहा था कि सेंसेक्स 39,000 हुआ 40 साल में, 100 से 39,000 हुआ, तो उसका CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, आ रहा था 16.1%, 16.1%। और जब वो 56,000 हो गया तो उसका रेट आ रहा है 17.1%। सिर्फ 1% का फ़र्क, और फ़र्क आ रहा है 39,000 से 56,000, यानी 27,000 का फ़र्क आ गया उस आंकड़े में। तो अब इसमें आप 7% कम कर लीजिए अगर इस 56,000 में से, तो ये कहाँ पहुँचेगा? ये आधे पे रह जाएगा। ये फ़र्क है सोने के रिटर्न में और स्टॉक मार्केट के रिटर्न में।
लंबे समय में। और ये कंपाउंडिंग की ताकत भी दिखाता है। कंपाउंडिंग का अर्थ है जब आप हर साल ब्याज पे ब्याज ब्याज पे ब्याज जोड़ते जाते हैं तो बाद में जाके वो बहुत तेज़ी से, और अगर उसमें थोड़ा सा फ़र्क भी पड़ता है तो वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब ये कहानी मैं आपको लंबी सुनाता रह सकता हूँ, इसमें हम बहुत बात कर सकते हैं कि इक्विटी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, सोना उतना अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। मेरे पास लगभग सोना ना के बराबर है, करीब करीब नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया शौक़ होता है। मेरी पत्नी को शौक़ नहीं है, वो सोने के गहने बहुत पहनती नहीं है, वो इस तरह मुझसे कभी कहती नहीं है कि सोने का गहना दिला दो। मेरी बेटी भी नहीं पहनती है, तो मेरे पास सोने का गहना खरीदने का कोई कारण नहीं है। कुछ गहने हैं जो माताजी ने शादी के समय बनवाए थे, तो वो कहीं रखे हैं, शायद माताजी के पास रखे हैं या मेरी पत्नी के पास होंगे, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर हमने एक समय सोचा था कि हर साल एक सोने का सिक्का खरीद लिया जाए तो धीरे धीरे जमा होता रहेगा, इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन वो एक बार खरीद के वो सिलसिला रुक गया। फिर मैंने हिसाब लगाया, मैंने पाया जो ये हिसाब अभी आपको समझाया है मैंने भी समझ लिया। तो अगर आपको शौक़ भी नहीं है, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए भी नहीं लगता है, तो फिर क्यों ख़रीदें सोना। तो जो समझदार इन्वेस्टमेंट मैनेजर हैं, जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, जो फंड मैनेजर्स हैं, ये सब सलाह देते हैं। और मेरा ख्याल है, देखिए, दानिशमंदों की सलाह माननी चाहिए। मैं नहीं माना इसका मतलब मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप मत मानिए। आप भी सोच लीजिए, अपने मन से करिएगा अपना फ़ैसला, या अपने जिसको कहते हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से बात करके कीजिएगा। अपना अपना परिस्थिति होती है हर आदमी की। विद्वानों का कहना है कि 5 से 10% आपके पोर्टफोलियो का सोने में इन्वेस्ट होना चाहिए। 5 से 10%। क्यों? क्योंकि ये हेजिंग का इन्वेस्टमेंट है। हेज का अर्थ होता है, जैसे आप समझते हैं कि खेत के चारों तरफ बाड़ लगती है, जो आप ख़ास तौर पे लॉन के चारों तरफ बाड़ लगाते हैं उसको हेज बोलते हैं। तो ये हेजिंग का अर्थ होता है अपने को सुरक्षित करना। तो सोना वैसा ही इन्वेस्टमेंट है जो आपके बाकी निवेश को एक तरह से सुरक्षा प्रदान करता है। एक आप बाड़ लगा रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट के चारों ओर। 5 से 10% आप सोने में लगा रहे हैं कि मान लीजिए कोई बड़ी मुसीबत आ गई, ऐसा हुआ कि बाज़ार सारे भड़बड़ा के गिर पड़े और बैंकों से भी उस समय अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। ऐसे समय में सोना तेज़ हो जाता है। पहले ऐसा बिल्कुल दिखाई पड़ता था कि ज़रा सी मुसीबत आई और सोना एकदम से भागना शुरू हुआ। आजकल वो काफ़ी कम हो गया है, लेकिन फिर भी है। तो 5 से 10% अगर आपको लगाना है। अब सवाल यह है कि आप सोना खरीदें तो कौन सा खरीदें। एक रास्ता मैंने बताया, गहना। तो अगर आपके घर में गहना खरीदा जाता है, पहना जाता है, तो गहने होंगे आपके यहाँ। नहीं होंगे तो कुछ हिस्सा उसका ले सकते हैं, लेकिन गहना इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसकी वजह यह है कि गहना जो होता है आमतौर पर, आजकल तो ऐसे गहने सर्टिफाइड हॉलमार्क मिलने लगे हैं, और मैं सलाह दूंगा कि अगर आप ले रहे हैं तो वही लें, जिनमें आपको ये गारंटी मिलती है कि आपका ये गहना अगर आपको 22 कैरेट बोल के बेचा जा रहा है तो जब वापस होगा तो 22 कैरेट के भाव से ही वापस ख़रीदा जाएगा। इसमें से टाँका नहीं काटा जाएगा, जो आजकल पहले होता था कि टाँका काटने के नाम पर सारा हिसाब किताब हो जाता था। मैं एक दिल्ली में हमारे सुनार थे, उनके आना जाना कभी कभार होता था, तो उनका कहना था, साहब हमारी तो बत्ती आपके पैसे से जलती है, आप खरीदो तो हम कमाएंगे, आप बेचो तो हम कमाएंगे, तो आप से ही हमारा धंधा चल रहा है, आप चाहे जो करो। जैसे मार्केट में कहते हैं कि जो ब्रोकर हैं वो आपके लेन देन में कमाते हैं, इसीलिए आप जितना ज़्यादा लेन देन करेंगे आपका ब्रोकर उतना अमीर होगा, आपके अमीर होने की गारंटी नहीं है। तो अब सोने के 3 ऑप्शन हैं जो मैं आपको बताता हूं, और क्यों मैं ये बात कर रहा हूं आज की तारीख में ये भी बताता हूं। भारत सरकार का एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, उसका इशू खुला हुआ है। 6 तारीख आखिरी तारीख है, 6 मार्च को बंद हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आज बात करनी ज़रूरी है। अगर आपको पैसा लगाना है तो वहाँ लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ समस्या ये है कि आपको ये अपना इन्वेस्टमेंट कुछ लंबे समय के लिए लॉक करना पड़ेगा। यानी 8 साल की अवधि है उस बॉन्ड की, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की, 96 महीनों की। लेकिन 5वें साल के बाद से आप उसमें से एग्जिट कर सकते हैं, निकल सकते हैं, ये व्यवस्था हो जाएगी। दूसरा तरीका है जो सीधा तरीका, या गहना खरीदना। गहने से ज़्यादा अच्छा फिर होता है कि आप गोल्ड कॉइन या गोल्ड बार खरीद लें। सोने के बिस्किट मिलते हैं, सर्टिफाइड बिस्किट होते हैं, वो आप किसी
बुलियन ट्रेडर बोलते हैं उनको। आपके सुनार के यहाँ शायद मिले, आपके ज्वेलर के यहाँ मिले ना मिले, लेकिन बुलियन ट्रेडर के यहाँ मिलता है, बैंकों में मिलता है। बैंकों में और बाहर मिलने वाले सोने में आमतौर पे दाम का फ़र्क होता है। तो ये जब मैं फिज़िकल गोल्ड की बात करता था तो लोगों को सलाह देता था कि एक बार भाव देख लें, भरोसेमंद, आपके परिवार का कोई भरोसेमंद ज्वेलर हो जिसके यहाँ से आपका लेन देन चलता हो नियमित रूप से, तो मेरा ख्याल है सबसे अच्छी जगह वो है, क्योंकि वहाँ से जो आपको मिलेगा वो आपको बेचने भी वहीं जाना है। बैंक आपसे वापस नहीं लेता है। बैंक की प्रॉब्लम ये है कि बैंक आपको बेच देता है, लेकिन आप बेचने जाएं वापस तो बैंक ख़रीदता नहीं है। फिर आप कहीं मुथूट गोल्ड लोन में जाएंगे या कहीं उससे कर्जा लेंगे तो अलग बात है। वरना आपके लिए अपना भरोसेमंद ज्वेलर मेरे हिसाब से सबसे अच्छा रास्ता है अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं। अब आप 3 तरह के आपके पास रास्ते हो जाएंगे। तीसरा रास्ता गोल्ड का ETF होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है आपको अब पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं कुछ दिन में बताऊंगा, देख लीजिएगा। लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में आप शेयर बाज़ार में जो आपका डीमैट अकाउंट है उसी के ज़रिए सोने की यूनिट खरीद सकते हैं, और ये सोने की यूनिट बाज़ार में लगातार ट्रेड हो रही होती है। जो बाज़ार भाव सोने का है करीब करीब उसी भाव से ट्रेड होती हैं, और इसमें बहुत कम की यूनिट होती है, छोटी यूनिट होती है, इसलिए आप आसानी से पैसा लगा भी सकते हैं, आसानी से निकाल भी सकते हैं, और ये काफ़ी लिक्विड है। अच्छे म्यूचुअल फंड जिसको चलाते हैं उससे आप ले सकते हैं। तो अब 3 ऑप्शन हो गए, एक फिजिकल गोल्ड, एक गोल्ड का ETF, और तीसरा भारत सरकार का सॉवरेन गोल्ड फंड बॉन्ड, जिसका ये 10वां इशू है, 10th सीरीज़ है, 2019-20 सीरीज़ का नाम है। ये 10वां बॉन्ड आ रहा है, और सरकार ने इसमें 50 रुपये ग्राम का डिस्काउंट शुरू में खरीद पर लगा दिया है। जो भाव है, जिस भाव पे आपको मिलना है उससे 50 रुपये के डिस्काउंट पर आपको सोना मिल रहा है, आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें भारत सरकार की गारंटी है कि आपका पैसा डूबेगा नहीं, वापस मिलने की गारंटी भारत सरकार दे रही है। इसमें पूंजी आपकी बढ़ेगी या घटेगी, सोने का दाम बढ़ेगा तो बढ़ेगी, सोने का दाम घटेगा तो घटेगी, ये भी समझ लीजिए। अभी 45,000 था, वहाँ से नीचे आ गया है। ऐसी उम्मीद नहीं है कि यहाँ से सोने का दाम बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। ऐसा आप सोने का लंबा चार्ट देखें तो ऐसे 2-4 मौके आए हैं कि सोना 1 साल जिस भाव पे था 3 साल बाद वापस उसी भाव पे आ गया, या 5 साल बाद आ गया, नीचे गिरा ऊपर हुआ। लेकिन आप जैसा इसमें 8 साल का पीरियड दिख रहा है, तो 8 साल के दौर में आपको सोने में ऐसी गिरावट की आशंका नहीं होनी चाहिए, तो वो वाला डर नहीं है। और ये हेजिंग का सवाल है, अगर सोना गिर रहा होगा तो आपके बाकी इन्वेस्टमेंट अच्छा कर रहे होंगे, ये भी सोच लीजिए। तो आप हेज की तरह इसको पड़ा रहने दें, उसमें चिंता ना करें। ब्रोकर की कोई फीस क्या लगेगी इसमें, प्रश्न ये है। तो आप सीधे फिजिकल गोल्ड खरीदेंगे तो सुनार अगर कुछ ले रहे हैं तो ले रहे हैं, नहीं तो वो ब्रोकर फीस नहीं है, लेकिन बैंक में चार्ज लगता है, मैंने आपको बता दिया। बैंक का सोना महंगा होता है, जो भी ब्रांडेड सोना मिल रहा है हॉलमार्क, वो थोड़ा महंगा होता है। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में ब्रोकर की कोई फीस नहीं लग रही है। ETF में ब्रोकर की फीस लग रही है, ब्रोकरेज लग रही है, लेकिन ETF में डायरेक्ट ऑप्शन होता है। अगर आप डायरेक्ट खरीदेंगे, अपना उस फंड की वेबसाइट खोलिए और डायरेक्ट ख़रीद लीजिए, तो उसमें आपको ब्रोकरेज नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी इसमें फ़ंड मैनेजमेंट चार्ज लगते हैं, बहुत मामूली होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, आधा परसेंट से कम टाइप का चार्ज होता है। लेकिन अगर रकम बड़ी होती है तो ज़्यादा लगने लगता है, हिसाब से बताया जाता है कि वो फिर आपको महंगा पड़ता है। अब निकलने का रास्ता 2 रास्तों में, जो फिज़िकल है, जिस दिन चाहिए जाइए दुकान पे बेच दीजिए। ETF है, आज ख़रीदा है, कल ही बेचना चाहें तो कल ही आप एक्सचेंज पे जाके बेच सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो लिक्विडिटी का जहाँ तक सवाल है, वो दोनों जगह आपको बराबर मिल रही है, बॉन्ड को छोड़कर। बॉन्ड में लिक्विडिटी नहीं है, बॉन्ड से निकलने का मैंने रास्ता बताया, 5 साल से पहले आप नहीं निकल पाएंगे। तो ये हिसाब लगा के आप देख लें। लेकिन एक इसमें जो फ़ायदे हैं, क्योंकि दिन एक ही बचा है, इससे ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, इसलिए ये 3 चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। और ये
जो फ़र्क है, जो फ़ायदा है वो यही है कि अगर बराबर भाव से सोने का दाम बढ़ रहा है, अब यहाँ से काफ़ी बढ़ जाए, मान लीजिए 20% बढ़ गया, जिस दिन तक आप बेच रहे हैं 25% बढ़ गया, तो वो 25% पूरा का पूरा आपके खाते आएगा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में। उसमें से किसी की कोई फीस नहीं कट रही है, जबकि ETF में उस पर ब्रोकरेज का जो फंड मैनेजर होगा वो फंड मैनेजमेंट चार्ज जो हल्का सा भी होगा, लेकिन जैसे अभी हमने आपको बताया कि 1% के फ़र्क से कितना फ़र्क पड़ जाता है, इसी तरह वो जो चवन्नी भर का फ़र्क होगा उससे भी कितना फ़र्क पड़ जाएगा ये आप हिसाब लगा सकते हैं। लेकिन फ़र्क पड़ेगा, बहुत बड़ा फ़र्क नहीं हो सकता है, जो बाकी सुविधाएं हैं वो नहीं मिलेंगी, लेकिन ये फ़र्क पड़ेगा कि यहाँ आपको थोड़ा बेटर रिटर्न मिलेगा, भारत सरकार की गारंटी है। और कई लोग ये बात भी कंसिडर करते हैं, जैसे मैंने खुद कई बार ये बात सोची कि जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा डालना, जहाँ पर ये पाबंदी होती है कि निकाला नहीं जा सकता है, वहाँ आदमी मजबूरी में पैसा बचा के रखता है। जिस पैसे के साथ ये सुविधा होती है कि निकाल लो, खर्च कर दो, वो आमतौर पर खर्च हो जाता है। तो मेरी सलाह है कि अगर आप सोने में निवेश की सोच रहे हैं तो इस ऑप्शन के बारे में विचार करें, ध्यान दें, अपने एडवाइज़र से बात करें, उनकी सलाह लें, और वक्त ज़्यादा नहीं है, इसीलिए ये मैंने आपके लिए आज वीडियो बनाया है। माइंड योर बिजनेस आपको कैसा लग रहा है बताना ना भूलें, यहाँ नीचे कमेंट्स में बता दें। चाहें तो मैंने जैसे सोशल मीडिया के अपने रास्ते बताए, उनमें से किसी भी रास्ते से आकर मुझे संदेश भेज सकते हैं। किसी ख़ास विषय पे आप कुछ सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो वो अपने सवाल सामने रखें, अपनी शंकाएं रखें। किसी दिन बीच में मौका पाकर लाइव करूँगा, उस दिन हम लोग लाइव भी चर्चा कर लेंगे, बात करेंगे। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।